फ्रेंड्स, मैं अमित सर और आज हम आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। लास्ट क्लास मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझाया था। अगर आपने अभी वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में हमने सबसे पहले जिस पॉइंट पर बातें करनी है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। एक बार वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं कि आप अपने टॉपिक को समझ सको। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम बताई जाती है। दैट इज़ द वन बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पर क्लियर करना होगा। मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में। कार्बोकेटायन का मतलब है कार्बन लीजिए, उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए, दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन के पास टोटल मिला के कार्बन की 4 वैलेंसी है। एक प्लस आने का मतलब है कि एक बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ होगा। क्या कह रहा हूं मैं, आइए क्लियर करते हैं। मान लीजिए कार्बन के पास ये कंडीशन थी और हुआ क्या कि ये बॉन्ड टूट गया। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से टूटे कि कार्बन के ऊपर प्लस और Cl पर माइनस गया। Cl पर माइनस आने का मतलब क्या हुआ? Cl पे माइनस आने का मतलब हुआ क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था कार्बन से, इसलिए उसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को लेके गया। तो ये जो स्पीसीज बनी दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन फॉर्म कब होता होगा? तो कार्बोकेटायन फॉर्म होता होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लीवेज। ऐसे बॉन्ड क्लीवेजेस को हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहेंगे। टॉपिक में मैं आगे आपसे बातें करूंगा अबाउट क्लीवेज के बारे में, लेकिन यहां पर समझ लीजिए अभी कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि बॉन्ड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास पहुंच गए? Cl के पास, और कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। मैं Cl पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन Cl का बॉन्डेड वाला और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी Cl के पास ही पहुंच गया है। इसीलिए Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो समझ आना चाहिए कि कार्बोकेटायन का मतलब क्या है और वो बनता कैसे होगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कार्बोकेटायन के बारे में, तो कार्बोकेटायन जो हमारे पास है, यानी जो कार्बन है जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के इन तीनों पोजीशंस पर एक एक एल्काइल ग्रुप प्लेस कर दूं तो हमारे पास जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बोकेटायन। दूसरा पार्ट लेते हैं। फिर से कार्बन लिया, पॉजिटिव चार्ज, हमने एक CH3 लगाया, और हमने एक H लगा दिया। नाउ ये कौन सा कार्बोकेटायन हुआ? तो आप बताओगे कि दिस इज द 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इसके बाद हमने कहा एक और CH3 लिया, एक पॉजिटिव चार्ज, और हमने 2 H लगा दिए। नाउ व्हाट? दिस इज व्हाट? प्राइमरी कार्बोकेटायन। कैसे 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री आप बोल सकते हो? तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 3, तो 3 डिग्री। पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं? 2 डिग्री। पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा है? 1 डिग्री। और एक लास्ट हमने तीनों H लगा दिए। ये है हमारा मिथाइल कार्बोकेटायन। इंडक्टिव इफेक्ट में आपने पढ़ा था ना कि जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई। प्लस आई का मतलब ये तीनों ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे यहाँ पर, ये 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे यहाँ पर, ये 1 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इन चारों कार्बोकेटायंस में सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, तो आप बताओगे कि स्टेबिलिटी चार्ज की डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर चार्ज ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और ये ग्रुप्स क्या कर रहे हैं? उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अगर डोनेट कर रहे हैं इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा होगा, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। तो जो आपको ऑर्डर मिलेगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में वो क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और उसके साथ आप बात कर सकते हो मिथाइल कार्बोकेटायन की। ओके, तो कार्बोकेटायन का एक स्टेबिलिटी पैटर्न आपके सामने मेंशन है। इसे एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। आइए क्लियर करते हैं। हमने एक कंपाउंड फॉर्म किया कुछ ये,
ऑक्सीजन। मुझसे कहा गया कि बताइए इस 1, 2, 3 और 4 में क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। तो जैसे ही आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा, आपके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यदि इनके पास पॉजिटिव चार्ज है तो आप इनकी स्टेबिलिटी को किस तरीके से चेक करोगे। आप कहोगे कि आओ चलो देखते हैं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सारे के सारे कार्बन। अगर ये सारे कार्बन हैं यानी ये सभी को आप एल्काइल ट्रीट कर सकते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे इसकी तरफ। लेकिन ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा, ये भी क्या कर रहा होगा, विड्रॉ कर रहा होगा, और इसका काम भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। मतलब ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई और ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। माइनस आई क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा या कम करेगा। तो आप कहोगे पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और हमने क्या कर दिया, हमने ऐसा ग्रुप दिया जो इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा खींचेगा। और ज़्यादा खींचेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज पहले से क्या होगा, बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो आप कहोगे कि स्टेबिलिटी सिस्टम की डिक्रीज कर जाएगी। केस 2 पे बात करके देखिए क्या होगा। आप कहोगे ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से सिस्टम की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। केस 3 अगेन द सेम कंडीशन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये भी माइनस आई लगाएगा और उसका इफेक्ट क्या होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। केस नंबर 4 हमारा ग्रुप प्लस आई वाला है। ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मतलब इन चारों को जब आप कंपेयर करने गए तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इन ऑल 4 द फोर्थ स्पीसीज जो कि मैक्सिमम स्टेबल होगी। अब बात उठती है कि 1, 2 और 3 में क्या ट्रेंड ऑर्डर चलना चाहिए। तो 1, 2 और 3 में ट्रेंड ऑर्डर क्या चलेगा, तो आप इसे कैसे देखोगे। अगर मैं इसे देखूं तो आप देखो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इन दोनों की पोजीशन सेम है, बट नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका मतलब इसकी विड्रॉइंग पावर भी कम होगी। और ऑक्सीजन की विड्रॉइंग पावर कैसी होगी, ज़्यादा होगी। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा विड्रॉइंग पावर शो करेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा बढ़ाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज को कम बढ़ा रहा होगा। ये ऑक्सीजन अगर और पास पहुंच गया, क्योंकि इंडक्टिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। मतलब अगर मैं कंपेयर करने जाऊं कि आप इन्हें कंपेयर करो 1, 2, 3 को कि क्या ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का, तो फोर्थ वाला क्या होगा, आप बताओगे सबसे ज़्यादा। और अब कंपेयर करोगे तो इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा बड़ा था। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा बड़ा था और यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो सेकंड वाला क्या होगा हमारा, लीस्ट स्टेबल। सेकंड के बाद किसे रखना चाहिए, फर्स्ट और फिर थर्ड। तो आंसर क्या होगा, 4, 3, 1, 2। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और उन एग्जाम्पल्स को जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप पॉज कीजिएगा वीडियो, अपने सारे आंसर लिखिएगा, फिर मैच करिएगा। तो जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आप इन्हें आंसर करिएगा। चलिए मैं इनके आंसर अब आपको सॉल्व करवा रहा हूं, अपने आंसर मैच कीजिए कि आपके आंसर मैच करते हैं या नहीं मैच करते हैं। मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने नंबर दे देता हूं, दैट इज ए, बी और सी। तो क्या रिजल्ट होगा इनमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर का। अगर मैं आपसे बात पूछूं तो आप बताओगे बेटे पॉजिटिव चार्ज तीनों कार्बन पर है और तीनों ही 4 कार्बन का ही सिस्टम है। अब इस पॉजिटिव चार्ज से NO2 सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, यहाँ थर्ड पे और यहाँ फोर्थ पे। सबसे ज़्यादा NO2 की विड्रॉइंग पावर कहाँ पे होगी, आप कहोगे सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग पावर जो NO2 की होगी वो डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा पावर होगी इस पोजीशन पर। और अगर सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग पावर इस पोजीशन पे होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी बढ़ेगा। कहाँ पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, आप कहोगे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा यहाँ बढ़ेगा। उसके बाद डिस्टेंस कुछ कम यहाँ, और यहाँ सबसे कम बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं पूछूं स्टेबिलिटी ऑर्डर तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर सबसे स्टेबल कौन होगा, सी, उसके बाद बी और फिर ए। आंसर क्या होगा, सी, बी और ए। क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें क्या आंसर होगा? इन्हें भी ABCD के नाम से बांट देते हैं कि बताओ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी। आप कहोगे देखा जा सकता है बेटे पॉजिटिव चार्ज सभी पर मौजूद है। ये तो बात मालूम होनी चाहिए ना कि ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बन है। कितने कार्बन? 4 कार्बन के कंपाउंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन सभी कार्बोकेटाइंस में कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा लीस्ट स्टेबल होगा, तो क्या करोगे? तो आप बताओगे कि हम अगर फोर्थ वाले ऑप्शन में देखें तो फोर्थ वाले ऑप्शन में फ्लोरीन इससे जस्ट अटैच है और क्लोरीन लगा हुआ है। यहाँ भी फ्लोरीन क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ भी फ्लोरीन क्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन क्लोरीन पहले फ्लोरीन बाद में। और यहाँ पे सिर्फ Cl लगा हुआ है। यहाँ पे दो विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, यहाँ एक विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे विड्रॉ पावर सबसे कम होगी और विड्रॉ पावर सबसे कम होगी तो कार्बोकेटाइन A सबसे ज़्यादा स्टेबल दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आप क्या रिजल्ट करोगे? उसके बाद अब हम कंपेयर करने जाएं तो Cl ज़्यादा पास लगा हुआ है, F भी ज़्यादा पास लगा हुआ है। अगर दोनों ही ज़्यादा पास लगे हुए हैं तब आप अपने आंसर में क्या करोगे कि ये दोनों ही ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे Cl और F का डिस्टेंस दूर है, तो A के बाद किसके साथ जाइएगा? C के साथ। और B और D में अगर कंपेयर करने जाओगे तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? B। क्यों? क्योंकि F का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, वो ज़्यादा विड्रॉ कर सकता है क्वेश्चन के साथ, तो आप अपने इस आंसर के साथ जाओगे। इस क्वेश्चन पे जाओगे तो यहाँ पे जरा डिफरेंस हो गया। द वन इज कॉल्ड 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, और ये जो कार्बोकेटाइन है इज नॉट कंसीडर एज 1 डिग्री, इट कंसीडर एज विनाइल कार्बोकेटाइन। याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो विनाइल, माइनस है तो विनाइल कार्बोएनाइन। इसी पर Cl लगा दोगे तो विनाइल क्लोराइड, इसी पे एक इलेक्ट्रॉन बना दोगे तो विनाइल फ्रेडिकल, मतलब ये पोजीशन विनाइलिक पोजीशन होती है। तो इस विनाइलिक पोजीशन पे अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो आंसर क्या करोगे? तो आप कहोगे कि मुझे ये तो मालूम है ना 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इसके साथ क्या होगा? तो आप कहोगे दिस कार्बन इज एक सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। कल मैंने आपको बताया था जो लास्ट क्लास हमारी थी कि अगर s कैरेक्टर क्या होता है? ज़्यादा होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? उसके कारण इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो गई। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव है और कम इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है बेटे, अबाउट नेचर। अगर किसी का नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकता है। मतलब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बारे में, उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। लेकिन अगर लो इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो चाहता नहीं कि अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाए या पॉजिटिव चार्ज लाए, ये आपको समझना पड़ेगा अब। तो लो इलेक्ट्रोनिगेटिव अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना चाहता है और हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाता है, तो स्टेबल रह सकता है। तो यहाँ पे ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी लीस्ट हो जाएगी। तो आप अपने आंसर को क्या करोगे? तो आप बताओगे कि मेरा आंसर तो सेट बैठ सकता है 1, 2 और 3, यानी ABC अगर मैं दे दूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? आप कहोगे कि मेरा आंसर जो बैठता है उसके अकॉर्डिंग B सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर A और लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? हमें C वाला सिस्टम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B और C। आपसे कहा बताओ यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? तो अब आपका काम क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप करेंगे। कार्बोकेटाइन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं आपसे अबाउट कार्बोएनाइन के बारे में। कार्बोएनाइंस क्या होते हैं? तो कार्बोएनाइंस को अगर आप देखोगे तो कार्बन के ऊपर बेटे निगेटिव चार्ज होगा और ये 3 केमिकल बॉन्ड ये भी बना रहा होगा। इस कंडीशन में अगर आप बात करते हो तो ये निगेटिव चार्ज स्पीसीज है। एनायन मतलब निगेटिव चार्ज। इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। हमने इनमें अब सेम जैसे लास्ट बातें की आपसे, उसी पॉइंट पर हम फर्दर बात कर रहे हैं। और अब हमने पूछा बताइए यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप क्या सेट करोगे?
तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप क्या सेट करोगे, तो हमारे सामने क्या कंडीशन है? अगेन वी हैव 3 डिग्री कार्बोनाइन, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोनाइन। अगर मैं इन सबको कंबाइंड इफेक्ट के साथ जोड़ूं कि बताइए क्या होगा, तो आप इन चारों को अगर एक साथ बताना चाहते हो तो अगेन CH3 का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहाँ पर 2 ग्रुप डोनेट कर रहे होंगे, यहाँ पर एक, यहाँ कोई नहीं। मतलब ये सब डोनेट करेंगे तो निगेटिव चार्ज क्या होगा? तो निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी का क्या हो जाना? कम हो जाना। तो अगर आप इनमें कंपेयर करते हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? आप बताओगे मिथाइल कार्बोनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। मिथाइल कार्बोनाइन के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, जो कार्बोकेटाइन का जस्ट रिवर्स ऑर्डर दिख रहा है। सेम इसके साथ कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि आप अपने आंसर को क्लियर कर सको। हमने एक प्रॉब्लम को सेट किया कुछ इस फॉर्म में, आइए क्लियर करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए यहाँ पर कौन सा सिस्टम ये आ गया। अगर मुझसे पूछा जाए बताइए इन तीनों कार्बोनाइंस में सबसे स्टेबल कार्बोनाइन कौन सा होगा, तो देखो बेटे यहाँ पर एक F है, यहाँ पे 3 Cl है। याद रखिएगा जो CCl3 होता है ना, इसका इंडक्टिव इफेक्ट NO2 से ज़्यादा होता है। तो एक पॉइंट आउट, और यहाँ पे तो F लगा हुआ है। F के कंपेयर में CCl3 का क्या इंडक्टिव इफेक्ट NO2 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। इसका इंडक्टिव इफेक्ट अगर सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब बी वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जितना ज़्यादा विड्रॉ करेगा निगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आप आंसर क्या करोगे? बी। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आप कहोगे ए, और उसके बाद आप बताओगे सी, क्योंकि एफ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है किससे? Br से। और इस तरीके से आप इस आंसर को आप सॉल्व कर सकते हो। 2 क्वेश्चन अब आपके पास है, फिर से आपका काम है इनके आंसर खुद से निकालिए, और मैं अब आपको आंसर बता रहा हूँ तो मैच कीजिए आपके आंसर क्या बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बोनाइंस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। आप देख सकते हो इस पूरे सिस्टम में हमारे पास ऑक्सीजन का -I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, नाइट्रोजन भी विड्रॉ, और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, यानी इन सबका काम होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो जब डोनेशन होगा तो निगेटिव चार्ज क्या होगा? आप कहोगे बढ़ जाएगा, और निगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो बहुत आसान है, आप सोच सकते हो। अब मैं बताऊंगा कि मेरा बी वाला सिस्टम, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा। बी के बाद सी को लेना चाहिए, फिर ए और फिर डी, क्योंकि इसकी डोनेटिंग पावर यहाँ सबसे ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। केस 2, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी आप देखो तो बहुत आसान है, 2 Cl यहाँ भी लगे हैं, 2 Cl यहाँ भी लगे हैं। इन Cl की डिस्टेंस कम है, इसका मतलब ये विड्रॉ ज़्यादा करेंगे, निगेटिव चार्ज को ज़्यादा कम कर देंगे, स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बी की ज़्यादा हो जाएगी। किससे? ए से। तो हमारा आंसर होगा कि बी इज़ मोर स्टेबल देन ए। अंडरस्टैंड? तो दिस इज व्हाट अबाउट कार्बोनाइन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहली बात, कार्बोक्सिलिक एसिड से इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रिलेशन है, आइए समझ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास सिस्टम है वो RCOOH है। ये जो आपने R सिस्टम है, अगर इस R सिस्टम में हम चेंजेस करें, हम इसमें डोनेटिंग ग्रुप्स, विड्रॉइंग ग्रुप्स को लगाने के अकॉर्डिंग काम करें, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्ट्रेंथ में डिफरेंस आएगा, हम उसे कंपेयर करने वाले हैं। तो आइए मान लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करेगी, उसे क्लियर कैसे करें। कार्बोक्सिलिक एसिड मान लीजिए ब्रेक हुआ, क्या बना रहा होगा? RCO- और H पॉजिटिव। ये एक पर्टिकुलर एसिड का डिसोसिएशन है। इस एसिड के डिसोसिएशन को हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Q से दिखा दें। आप क्या बताओगे? RCO- H+ अपॉन RCOOH। ये क्या है? ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मैंने पुट की है, इसी को हम Ka का नाम देते हैं। Ka है क्या? तो आप बोल सकते हो Ka इज व्हाट? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। Ka क्या है? इज इट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड।
और अगर किसी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा हो, यानी मैं कहता हूं कि उसका Ka की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब कोई एसिड जब ज़्यादा डिसोसिएट होता है तो नॉर्मल बात है कि उसमें एसीटेट आयन यानी कार्बोक्सिलेट आयन और H आयन, दैट आयन इज कॉल्ड व्हाट, कार्बोक्सिलेट आयन। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है और जो H आयन है उनका अमाउंट ज़्यादा होगा और एसिड का अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर बात करोगे तो Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर Ka ज़्यादा है इसका मतलब है कि वो एसिड क्या होगा, आप कहोगे कि वो एसिड स्ट्रांग होगा, उसका डिसोसिएशन जो होगा जिसे आप डिनोट करते हो अल्फा से, वो भी ज़्यादा होगा। इसी में एक पॉइंट और जुड़ता है pKa। किसी एसिड के लिए pKa टर्म यूज होता है और pKa एक्सप्रेस किया जाता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka से। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka से pK डाटा बनता है और ये रिलेशन क्या बताता है इसे समझ लेते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा मेरे पास दो एसिड है, एसिड 1 के लिए जो एसिड A है मेरे पास, उसके लिए K की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻², और जो एसिड B है उसके लिए K की वैल्यू दी गई है आपको 10⁻³ मैंने पूछा बताओ इन दोनों में कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आप कहोगे मुझे मालूम है, मैं देख सकता हूं, मुझे देखना है K किसका ज़्यादा है। K इसका ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा जो एसिड A है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर मैं आपको इनके pKa के डाटा बनाने के लिए कहता कि इन्हें pKa के टर्म्स में लिखो, तो आप लिखते नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। Ka कितना रखते, 2 × 10⁻²। सॉल्व करते हैं, माइनस बाहर रखिएगा, log 2 - 2 log 10, माइनस कौन दो ले जाएगा तो माइनस log 2 प्लस 2 log 10, 2 log 10 2 log 2.3010, आप रिजल्ट बताओगे 1.6990। ये किसकी पीके वैल्यू आ गई, इसके लिए पीके वैल्यू निकालोगे तो निगेटिव लॉगरिथम कितना रखोगे 10⁻³ ये आ गया 3। मैंने कहा डाटा देख के क्या आपको समझ आता है कि मेरा कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप कहोगे ये तो 3 आ रहा है, पीके तो बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन पीके बड़ा है लेकिन के क्या है, छोटा है। कहने का मतलब अगर कोई एसिड स्ट्रांग है, उसका के ज़्यादा है, वो एसिड स्ट्रांग है, उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो उसका पीके क्या होगा, कम होगा। मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो ऑर्डर डिस्कस करना है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन्हें डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म्स में डिवाइड कीजिए या ऑर्डर में सेट कीजिए या पीके के टर्म्स में डिसाइड कीजिए, ऑर्डर में लगाइए। तो अगर आपको मालूम ही नहीं कि के पीके होता क्या है तो क्वेश्चन की बातें नहीं हो सकती। ऐसे अगर आपने आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया होगा तो आपने ये डाटा देखे हुए हैं सारे, लेकिन मेरा काम है यहाँ पे आपको पहले ये बातें बता दूँ, व्हाट इज पीके वैल्यू एंड व्हाट इज के वैल्यू। किसी एसिड के लिए पीके या के टर्म यूज होता है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का के ज़्यादा और पीके कम बताया जाता है। क्लियर है बातें। तो हम इसी पॉइंट पर अब आपके सामने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। आइए देखते हैं कि मुझे क्या पॉइंट मिलेगा किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को समझने में बाया इंडक्टिव इफेक्ट। हमने कहा चलो एक काम करते हैं, हम एक एसिड ले लेते हैं, एसिड है हमारे पास एसिटिक एसिड। हमने कहा कि इस एसिटिक एसिड के एक H को हटाकर चलो क्लोरीन लगा देते हैं, एक और H हटाते हैं और एक और क्लोरीन लगा देते हैं, और एक बार तीनों H हटा के हमने सारे क्लोरीन लगा दिए। मुझसे कहता है कि चलो बताओ इनका ऑर्डर क्या होगा एसिड स्ट्रेंथ का, या पीके का ऑर्डर बताओ या के का ऑर्डर बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम बना सकता है, अल्फा का ऑर्डर बताओ। तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि एसिटिक एसिड को अगर आप डिसोसिएट करते तो बनता क्या, CH3CO- और H+। इसे डिसोसिएट करते तो क्या बनता, यहाँ Cl लग जाता, COO- और H+। अगर आप इसे डिसोसिएट करते तो क्या बनता, Cl C डबल बॉन्ड O- और H+। और अगर आप इसे डिसोसिएट करते तो क्या बनता, CCl3 CO- और H+। ये चारों क्या हैं, ये चारों हैं हमारे कॉन्जुगेट बेस। और आपको मालूम है ना हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है
कि स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्टेबल होगा। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल का मतलब, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल का मतलब, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। माइंड में सोचिए कि कॉन्जुगेट बेस अगर मैं स्टेबल बोलता हूं इसका क्या मतलब है। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होने का मतलब है लेस बेसिक। तो इन चारों में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन चारों कॉन्जुगेट बेस में कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है या लेस बेसिक है, दोनों बात सोच सकते हो। तो ज्यादा स्टेबल होने का मतलब है निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और निगेटिव चार्ज कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो बेसिक भी कम हो जाएगा। तो कैसे क्लियर करें, CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये Cl विड्रॉइंग हो गया, अरे दो विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें अगर इसे एक्सपेंड कर दूं तो तीन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होगा इस विड्रॉइंग से, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, निगेटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा, और निगेटिव चार्ज कम हो गया, चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो एसिड स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि इन चारों में सबसे स्ट्रांग एसिड कौन सा हुआ, दिस, देन दिस, देन दिस, ये हमारा ट्रेंड हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ के साथ एक पॉइंट बहुत इजी है, समझ सकते हो आप, वो क्या, कि अगर आपके पास कोई एसिड है और उस एसिड में हमने क्या किया, जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है, जो ग्रुप आपके पास है, हमने उसमें किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, कॉन्जुगेट बेस को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, यानी एसिड स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब इस बात को ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा कि वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास इस रिलेशन को फॉलो करेगी। अब बातें उठती हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएं और अब अपना हम आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्लास में मैं इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में आपसे यही बात करने वाला हूं, अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ऑर्डर, एल्कोहल्स का ऑर्डर, और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट एमीन्स का बेसिक नेचर, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और कॉम्पिटिटिवली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके नीट एग्जामिनेशन, आपके IT एग्जामिनेशन या आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पर भी इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास आपकी ना छूटे। अगर आपको ये बातें समझ आ गई हों और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जितने ज़्यादा आप लाइक करते हो हमें उतना ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियो को आगे नेक्स्ट वीडियो को बनाने में। कोशिश कीजिए अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करें, और अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा कि आपको अगली वीडियो हम पहुंचा सकें। मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है बेटे कि मैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ूंगा। हम इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बातें कर लेंगे कि आपके एग्ज़ाम का 90% पार्ट हम कवर कर सकें, और बहुत ईजी मैनर में, बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स के साथ। बाकी नेक्स्ट टर्म पे डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।